हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल। स्वागत है आप सबका हमारे इस नए वीडियो लेक्चर में, जिसमें हम लोग आज देखने वाले हैं मांग की कीमत लोच को मापने के तरीके। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने देखा था कि मांग की कीमत लोच क्या होती है, मांग की आय लोच क्या होती है, मांग की आड़ी लोच मतलब मांग की लोच के प्रकार। ठीक है। आज हम लोग उसको मापने के तरीके देखेंगे और किसकी मांग की कीमत लोच को कैसे मापते हैं वो देखेंगे। ये हमारे सिलेबस में है, जो है हमारा मांग की लोच और इसको कैसे मापेंगे वो। इसके बाद हम लोग एआर और एमआर में संबंध देखेंगे। ठीक है। लेकिन उससे पहले हमारे जो नए बैचेस हैं यूजीसी नेट के लिए, गेट के लिए, सीएस हायर के लिए, ये 1 जुलाई से स्टार्ट हो चुके हैं। आप इन नंबर्स पे कांटेक्ट करके डिटेल पता कर सकते हैं। ऑफलाइन जो बैचेस है वो भोपाल और रांची के लिए है, जबकि ऑनलाइन बैचेस जो है आप हमारे ऐप के थ्रू कर सकते हैं। ठीक है। चलिए हम लोग आते हैं अब मांग की लोच को मापने के तरीके वाले। तो मांग की कीमत लोच, इसे ही हम मापेंगे। ठीक है। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब इसके 3 तरीके हैं आपके पास। पहला जो है वह है प्रतिशत विधि। दूसरा जो है यह है कुल व्यय विधि। और तीसरा जो है यह है ज्यामितीय विधि, ज्योमेट्रिकल मेथड। है ना। अब एक एक करके हम इसको देखेंगे। ये हमने पिछले क्लास में कर लिया है। ये क्या था बेसिकली, ये वही फॉर्मूला था, ईपी इक्वल टू डेल्टा पी, डेल्टा क्यू, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी अपॉन क्यू। मांग की मात्रा में परिवर्तन, मांग की कीमत में परिवर्तन, वस्तु की प्रारंभिक कीमत, वस्तु की प्रारंभिक मांग। इसमें आप देखिएगा तो एक साइन लगाया रहेगा, ऋणात्मक साइन यहाँ पे। ये दर्शाता है कि मांग और कीमत के बीच जो है वो संबंध जो है ऋणात्मक है। ठीक है। तो इसके बारे में हमने एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी कर लिया था। ठीक है। तो इसे हम यहाँ नहीं करेंगे, इसके लिए आप हमारा पिछले वीडियो लेक्चर देख सकते हैं। अब हम लोग आते हैं कुल व्यय विधि। कुल व्यय विधि जो है ये सिर्फ 3 चीजों को बताती है। ये यह बताती है कि वस्तु के मूल्य में परिवर्तन होने के पहले और मूल्य में परिवर्तन होने के बाद उपभोक्ता का जो व्यय है, कुल व्यय, उसमें क्या चेंज आया है, बढ़ा है, घटा है। और इसके आधार पर इसमें 3 कंडीशन निकाला जाता है। क्या मांग की लोच इकाई से अधिक है। ठीक है। ईडी भी लिख सकते हैं, ईपी भी लिख सकते हैं, यहाँ इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप ईडी लिखें या ईपी लिखें। हम लोग ईपी लिख रहे हैं तो चलिए ईपी लिखते हैं। क्या मांग की लोच इकाई से अधिक है, क्या मांग की लोच इकाई के बराबर है, या मांग की कीमत लोच इकाई से कम है। ये 3 केसेस इसमें बनेंगे कुल व्यय विधि में। और ज्यामितीय विधि में हम लोग ग्राफ बनाकर मांग रेफक, मांग जो रेखा होती है उस पर बिंदु का अध्ययन करते हैं। ठीक है। तो पहले हम लोग देखते हैं कुल व्यय विधि। कुल व्यय विधि में हम लोग इसे एक टेबल से समझते हैं। मान लीजिए वस्तु की कीमत दी हुई है पहले रुपए में, उसकी मांग दी हुई है इकाई में, और कुल व्यय, उपभोक्ता कुल व्यय कितना कर रहा है वो दिया हुआ है रुपए में। और इधर हम बताएंगे स्थिति, मांग की लोच। ठीक है। तो पहले हम लोग देखते हैं, मान लीजिए कीमत थी 9 रुपए। उस समय उपभोक्ता उसकी 3 इकाइयां मांग कर रहा था। कुल व्यय कितना हो गया, 9 × 27। कीमत घट के हो गई 8 रुपए। उपभोक्ता ने मांग बढ़ा दी 4।
अब कीमत कितना हो गया? 32। ठीक है। तो बस आपको सिर्फ इतना देखना है कि यहाँ जो व्यय है ये घटा है या बढ़ा है। ये व्यय जो है ये घटा है, सॉरी बढ़ा है, 27 हो गया 32। तो आप यहाँ क्या बोलेंगे? ये इकाई से अधिक है मांग की लोच। तो आप बोलेंगे यहाँ जो इलास्टिसिटी है वो 1 से ज्यादा है, क्योंकि व्यय जो है ये बढ़ गया है। दूसरा केस लेते हैं। दूसरा केस कहता है कि मान लीजिए वस्तु की कीमत थी 6, उस समय उसकी डिमांड थी 5। कुल कितना हो गया? 30। वस्तु की कीमत घट के हो गई 5, 6 रुपए से 5 रुपए हो गई। डिमांड बढ़ गई मान लीजिए 6, अभी भी कितना हो गया? 30। तो आप यहाँ देख रहे हैं ना कि पहले और बाद का व्यय, वस्तु की कीमत घटने और उससे पहले दोनों का व्यय जो है बराबर है। यहाँ बोलेंगे हमारा जो इलास्टिसिटी है वो 1 के बराबर है, इकाई के बराबर। जो तीसरा केस बनेगा वो कुछ ऐसा है। मान लीजिए हमने कीमत रखा था शुरू में 4 रुपए, उस समय डिमांड थी 7, तो कुल खर्च कितना हो गया? 28। कीमत घट गई 4 रुपए से 3 रुपए, डिमांड बढ़ गई 8 रुपए, कितना हो गया? अब हो गया 8 तिये 24। अब देखिए पहले कुल खर्च था कितना? 28, अब कितना हो गया? 24। ये घटा है, इसलिए हम यहाँ बोलेंगे जो ईपी की वैल्यू है वो लेस देन 1 है। तो कुल व्यय विधि ये सिर्फ 3 केसेस को बता पाती है: इकाई से अधिक, कब? जब ईपी की वैल्यू 1 से ज्यादा हो, इकाई के बराबर, ठीक है, जब व्यय में कोई परिवर्तन ना हो, और ईपी का मान जो है 1 हो, और यहाँ इकाई से कम। तो सिर्फ ये 3 कंडीशन को ये हैंडल कर पाएगा। ठीक है। अब आते हैं तीसरा जो है हमारा ज्यामितीय विधि। तो नाम से ही जाहिर है जरूर उसमें हम ज्यामिति के बारे में कुछ देख रहे होंगे। तो यहाँ क्या होता है, हम लोग जानते हैं जब वस्तु के मूल्य में बहुत सूक्ष्म परिवर्तन होता है तो ऐसी स्थिति में परिवर्तन की दर बहुत कम होने के कारण मांग रेखा के किसी बिंदु पर मांग की लोच ज्ञात करना वो ज्यादा सटीक रहता है। ठीक है, क्योंकि मांग रेखा जो हमारी होती है उसके विभिन्न बिंदुओं पर मांग की लोच जो है ना वो अलग अलग होती है। और इस मापने को विधि को हम बोलते हैं ज्यामितीय विधि। इसमें जो इसका फॉर्मूला है मांग की लोच निकालने का, अभी ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, जब हम एग्जाम्पल से भी देखेंगे तो मांग की लोच कैसे निकालेंगे। यहाँ पे मांग की लोच निकालेंगे जिस बिंदु पे आप निकालना चाहते हैं, बिंदु से मांग रेखा के नीचे के भाग की दूरी, नीचे के भाग की दूरी बटा बिंदु से मांग रेखा के ऊपर के भाग की दूरी, बाकी सारी सेम है, ऊपर के भाग की दूरी। ठीक है, और इसी फॉर्मूला का उपयोग करके हम लोग निकालेंगे। अब देखिए एक एग्जांपल से देखते हैं। मान लीजिए इसमें भी 3 केसेस बनेंगे। ठीक है ना, ईडी इक्वल टू 1, ईडी ग्रेटर देन 1 और ईडी लेस देन 1। अब हम लोग एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं। मान लीजिए ये हमारा ग्राफ है। ठीक है, और ये हम लोग सपोज यहां से लेके यहाँ तक, ये सीधा नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक मिनट, थोड़ा खींचने में ये होगी। आप इसे सीधा ही मान के चलेंगे, मैं फिर से बना दूं तो इस कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। तो चलिए हम लोग यहाँ ऑटोमेटिकली वाला ले लेते हैं सेव। इसमें हम लोग
ठीक है, ये रहा हमारा, इधर है आपका कीमत, इधर है आपकी मांगी गई मात्रा, और ये हमारा वक्र है। अब इसमें पॉइंट्स के अलग अलग नाम दे देते हैं। सपोज ये हमारा ए है, ये कुछ और नाम दे दे, सपोज ये पी है, ये क्यू है, ये आर है, और ये जो है ये बी देते हैं। ठीक है, हम इन अलग अलग बिंदु पे जो मांग की लोच है वो निकालें। और हम लोग पहले ही बोल रहे हैं, ये हम मान रहे हैं कि ये जो यहां से यहां तक कुल जो दूरी है ना, यहां से लेकर यहां तक की कुल दूरी है, तो हम लोग मान रहे हैं कि 16 सेंटीमीटर की दूरी है। अपने समझने के लिए कितने की दूरी है, 16 सेंटीमीटर की दूरी है। और ये जो एक एक हिस्सा है ये 4-4 सेंटीमीटर का है, ये चार, ये चार, ये चार, और ये चार। ठीक है, अब अगर हम बिंदु ए पे मांग की लोच निकालेंगे, कैसे निकालें हम लोग, बिंदु ए पर मांग की लोच कैसे, बिंदु से मांग रेखा के नीचे की भाग की दूरी, तो ए पे ये पूरा लाइन कितना है, 16 सेंटीमीटर, तो ऊपर आ गया 16 अपॉन बटे मांग रेखा के ऊपर की, बिंदु से मांग रेखा के ऊपर के भाग की दूरी, तो ऊपर तो कुछ है ही नहीं, नीचे क्या आ गया, शून्य। और पिछले क्लास में हमने देखा था कि अगर आप शून्य से किसी नंबर को डिवाइड करते हैं तो क्या आता है, इन्फिनिटी। तो ए पे जो मांग होगा ना, मांग की लोच, वो होगा अनंत। क्लियर। उसी तरह अगर आप पी पे निकालें, बिंदु पी पे, तो बिंदु पी पे क्या है, मांग रेखा से नीचे की भाग की दूरी, तो कितना दूरी हो जाएगा, 4, 8 और 12 बटे मांग रेखा के ऊपर की दूरी, ये कितना दूरी है, ये हमने माना था 4, ये आ रहा है 3। इसका मतलब क्या है, जो हमारी इलास्टिसिटी की वैल्यू है वो 1 से ज्यादा है, किस पर, पी बिंदु पर। अब आप समझ गए होंगे मेरे ख्याल से। क्यू पे आप निकालिएगा, क्यू पे क्या निकलेगा, क्यू पे ऊपर के भाग की दूरी, नीचे के भाग की दूरी 8, और ऊपर के भाग की दूरी यहाँ भी 8, मतलब क्या आया, 1। इसका मतलब यहाँ ईपी के जो वैल्यू होगी वो 1 आएगी। ठीक है, आप आर पर और बी पर निकाल के देखिएगा। जैसे आर पर क्या आएगा, आर पर जो है नीचे के भाग की दूरी क्या हो जाएगी, 4, ऊपर के भाग की दूरी क्या हो जाएगी, 4, 8 और 12, मतलब नीचे 12 और ऊपर 4। अगर आप इसे डिवाइड करते हैं तो मान आएगा 1/3। 1/3 का अर्थ है, भाग देंगे तो 0.33, एक से कम है, तो ईपी का मान क्या हो जाएगा, एक से कम। कहाँ, आर बिंदु पर। अब आप बी पर निकालिए, तो बी पर आप देखिएगा नीचे के भाग की दूरी कितने हो जाएगी, 0। ऊपर के भाग की दूरी, ये पूरा 16 सेंटीमीटर का था, यहाँ हो जाएगा 16। ये क्या हो जाएगा, पिछली क्लास में हमने देखा था कि अगर शून्य को किसी संख्या से भाग देते हैं तो यहाँ हो जाएगा 0। तो बी पे जो मांग की लोच होगी वो क्या होगी, 0। इस तरह हम ज्यामिति विधि से अलग अलग बिंदुओं पर मांग की लोच ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बड़ा प्रिसाइज है, ये आपको छोटा सा भी चेंज हो तो उसको दिखा देगा। तो हम लोगों ने 3 तरीके से देख लिया कि कैसे मांग की कीमत लोच निकालते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इससे आगे चलेंगे, मांग की आय लोच, मांग की आड़ी लोच, और उस पे जब ये पूरा हो जाएगा तो प्रीवियस एग्जाम में जाए आए हुए जितने भी क्वेश्चन है उनको हम हल करेंगे। उसके बाद हम लोग एक टेस्ट रख देंगे हमारे ऐप पे, आप चाहे तो उस पर टेस्ट जाके परफॉर्म कर सकते हैं, दे सकते हैं, और अपना जो स्कोर है चेक कर सकते हैं कि आप कैसा कर रहे हैं। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को जरूर लाइक करिए, इसे अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करिए ताकि जिन्हें भी जरूरत हो उन्हें इसका फायदा मिल पाए। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।